सुबह एजेंसी थ्योरी पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ऑल्दो आई अप्रिशिएट कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। सो पहली चीज जो पहले आएगी दैट इज लेट अस टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग, राइट। आउटसोर्सिंग के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so outsourcing had different perspective. When we read things from the viewpoint of a operation manager, so our outsourcing decision is more related to make or buy. हम खुद बनाएं या कहीं से रेडीमेड खरीद लें। सो हम लोग अभी ऑपरेशन मैनेजर की हैसियत से ही आउटसोर्सिंग को देखेंगे। When it comes to supply chain, तो outsourcing takes a different shape. So let us talk about operation manager वाला perspective. Now, importantly, as a manufacturing firm, we have to actually we are answerable to lot many of questions before we decide upon whether we have to go for in-house or get the things outsourced. So the very first question which should come to our mind while we have a kind of dilemma of making ourselves or get it outsourced, make or buy decision, the first thing which should come to our mind is how do a firm take make versus buy decision? What is the criteria actually when we are supposed to make it, and what are the conditions when we have to buy? So that criteria should be very clear to us. What criteria mean is हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है. So based on our production capacity, based on the costing, the cost drivers, we can make out whether we can, obtain that margin, that economy of scale, or we can get it outsourced, right? So the first thing which should come to our mind as an operation manager is how do firms take make or buy decision, right? So how come means what is the cost? What could be the possible, scale? What is the cost and what could be the possible scale of production, level of production या activity हम कितनी कर सकते हैं? Second thing is we should also examine as an operation manager, we should have the capability to understand the underlying theoretical logic, which is on make or buy decision. What is the underlying theory? As a operation manager, we should learn that what is the underlying theory. Why do we go for make decision? Why should we continue for the make decision? And in which conditions we can go for the buy decision? So theoretically, it should be clear to us, right? Uh, आपने फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा होगा, फर्म फंडामेंटल्स, कि नॉर्मली स्टेक होल्डर्स फर्म के कई व्यू पॉइंट से फर्म को देखते हैं। एक व्यू पॉइंट फंडामेंटल्स का भी है। क्या होता है वो? आपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। फंडामेंटल व्यू पॉइंट या फंडामेंटल व्यू, जानते हैं इस बारे में? ओके। जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी फर्म के साथ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रहते हैं या लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ historical financial achievement you exhibits, stability you exhibit. तो यहाँ पर भी कोई आपको आउटसोर्स क्यों हेल्प करेगा, क्यों आपके लिए बाइंग मेक करेगा, राइट? यानी सप्लायर आपके लिए आउटसोर्सिंग कब करेगा? ये इस बात पे थ्योरेटिकली डिपेंड करता है कि आपकी फर्म की फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, राइट? मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ फंडामेंटल व्यू के बारे में बिकॉज उससे काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी आपको। सॉरी। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से कोई पेपर है आपका फाइनेंशियल्स में, या नॉर्मली आपने पढ़ा हो? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट।
सर एक्चुअली यूनिट थी फाइनेंस में अभी कुछ टाइम पहले, तो उसमें पढ़ा था सर हमने इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा? सर फंडामेंटल्स के बारे में यही है, जैसे आपने कहा कि अगर कोई लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखता है और बेस्ड ऑन हिज एज एंड रिस्क प्रोफाइल, तो वो बेसिकली इक्विटी की तरफ ज़्यादा जाता है देन अ पर्सन हु जिसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है एंड उसके पास रिस्क उठाने का इतनी एपेटाइट नहीं है, तो फिर वो डेप्थ की तरफ जाता है। बाकी जो लोग दोनों ही रिटर्न भी अच्छा चाहते हैं, रिस्क भी अच्छा वो करना चाहते हैं, तो फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों डेप्थ एंड इक्विटी लेता है। तो फंडामेंटल में बेसिकली हमने ये चूज किया है। और दूसरा जो लोग अपने लाइक फंड्स वगैरह चूज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कंपनी, इंडस्ट्री, कंट्री and the area from which they can get the better return based on their risk appetite. हाँ, ओके, चलो आपने इसको ऐसे लिए। एज ए इन्वेस्टर हम अगर फंडामेंटल एनालिसिस को ध्यान में रखें, तो हम एक फर्म को जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, सी सप्लायर्स भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भी स्टेक लगा है आपके साथ। वो भी कई बार आपके बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं प्रॉपरली। आपकी वैल्यू में उनका भी इक्विटी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हों, हो सकता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हों। तो मेरा व्यू पॉइंट सिंपल सी बात है कि एक फर्म है जिसकी वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम इन्वेस्टर्स हैं, राइट? तो अगर फर्म का फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो उसका मतलब क्या है कि इस फर्म के साथ हमें लॉन्ग टर्म रहना है। किन बातों से उसका फंडामेंटल या फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान ये पता लगता है एज अ इन्वेस्टर टू अस कि वो स्ट्रांग है? जब उसके मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स स्ट्रांग होंगे। जिस इंडस्ट्री को वो बिलोंग कर रहे हैं, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट ओनली, जिस इंडस्ट्री को ये फर्म बिलोंग करती है, उसका स्टेट ऑफ आर्ट क्या है, उसकी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पूरी इंडस्ट्री ने एक पॉजिटिव ट्रेंड शो किया, या लगातार उस इंडस्ट्री के जो इंडेक्स थे, स्टॉक इंडेक्स की बात हो रही है, वो लगातार गिरते गए? तो अगर वो लगातार गिर रहे हैं, तो देयरफॉर ये इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा काइंड ऑफ बेरिश ट्रेंड है। तो वी विल नॉट कंटिन्यू विद दिस industry and therefore with this company. So as a supplier, if we have the choice to invest our money into glass industry or into a tire industry, rubber industry, we will prefer to have the industry which is having higher returns. ये जानकारी फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू एज ए इन्वेस्टर हमें पता लगती है। बट ये सारी बातें मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सारी बातें यहाँ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक थ्योरेटिकल लेंस के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलती है कि इस फर्म के साथ बना रहना है नहीं रहना है। बिकॉज कहीं ना कहीं उसके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपके द्वारा कंट्रीब्यूट हुए पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। फर्म डोंट ऑलवेज रिक्वायर्ड मनी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। समटाइम्स दे pull money from the market for working capital investments also। शॉर्ट टर्म या फिर लिक्विडिटी क्रंच वाले इश्यू में फर्म को लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी कई बार लोन लेना पड़ता है मार्केट से, राइट? चाहे वो मनी मार्केट के माध्यम से ले या स्टॉक मार्केट के माध्यम से ले, राइट? डिफरेंट मोड्स होते हैं, आपको पता ही है। या बैंक से वो टर्म लोन ले, डेट की फॉर्म में रेज करे, और मे बी कॉर्पोरेट लोन ले ले आपसे, आपकी कंपनी से, या एज ए सप्लायर आपसे सिंपल सी अपनी जो क्रेडिट सीलिंग से हम बढ़वा दें कि हम आपको पेमेंट अब 3 महीने में नहीं, हम आपको 6 महीने में पेमेंट करेंगे। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आप एज अ सप्लायर आपकी उस कंपनी के साथ उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे है कि whether that company, that industry is doing good, or it can be, further can show the positive trends, and therefore we should continue with this company's management। जो भी इनके डिसीजंस हैं उनके साथ हमें चलना चाहिए। नॉर्मली आउटसोर्सिंग कब आती है? अब मैं अगर थ्योरेटिकल लेंस से देखूं तो जब अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा आप करना चाहते हैं। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सपोज 2000 यूनिट्स बनाने की है, पर आप 3000 यूनिट्स बना के प्रोड्यूस करना चाहते हैं बिकॉज़ मार्केट में शायद कोई बड़ी डिमांड जनरेट हुई है। तो जो एक्स्ट्रा आपने अपनी कैपेसिटी 1000 यूनिट की बढ़ाने की बात करी, वो आपकी फंडामेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं थी। बट यू आर एबल टू डू इट बिकॉज़ यू हैव अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द सप्लायर्स, यू हैव अ गुड सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स। तो ऐसे में वो पार्टनर्स आपको इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके लिए भी एक काइंड ऑफ एक रिस्क है
whether this extra 1,000 unit are going to sell to the market or not. Is a risk, and they are able to take the risk because your company is showing a great fundamentals, right? And this encourage the supplier as a company to invest money in you or to sustain investment into your business. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम और दूसरे डायमेंशन से भी देखेंगे. दूसरा, आउटसोर्सिंग हमेशा एक तरह का काइंड ऑफ, अगर आउटसोर्सिंग एक स्ट्रेटजी है, जैसे मनीष ने एक दिन बोला था कि आउटसोर्सिंग एक स्ट्रेटजी है. तो अगर आउटसोर्सिंग एक स्ट्रेटजी है, तो हर स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ प्लानिंग और रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है. आप कोई भी चीज़ जो प्लान कर रहे हैं, उसमें आप कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं. यू मस्ट हैव सम रिटर्न्स इन हैंड, यू मस्ट हैव सम कैलकुलेशंस ऑन रिटर्न्स. सो आउटसोर्सिंग का भी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है. आप कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है आउटसोर्सिंग करने पे. मान लीजिए आपने कहा कि हम यूनिट प्रोड्यूस ना करते हुए किसी और से प्रोड्यूस करवाएंगे, हम लोग बाय करेंगे, राइट? So that cost which was in house and can be controllable, you have actually decided to not bear that cost and somebody else is bearing that cost. तो जो उससे बेनिफिट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं जो, वो भी आपको कॉम्प्रोमाइज या यू नो व्हाट डू कॉल इट, यस, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, पेप्सी ने वरुण ब्रिवरेजेस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्योंकि पेप्सी के पास इतनी फैक्ट्रीज नहीं है कि वो खुद बड़ी लेवल पे सीजन आने पे प्रोडक्शन कर सके. तो वरुण ब्रिवरेजेस ऑन बिहाफ ऑफ पेप्सी प्रोडक्शन करेगा. मार्केटेड बाय पेप्सी ही होंगे प्रोडक्ट्स, पर वरुण ब्रिवरेजेस लेस को बनाएगा, पैक करेगा. मैन्युफैक्चर्ड बाय वरुण ब्रिवरेजेस, एक्स वाई जी लोकेशन, सितारगंज लोकेशन, ये लोकेशन, वो लोकेशन. पेप्सी, मिरांडा, ये सारे यही प्रोड्यूस करेगा. बट इन लॉन्गर रन, इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस थिंग, आपने कोई एक्विजिशन नहीं करा पर कंटिन्यूअली वरुण ब्रिवरेजेस वो बिजनेस करता जा रहा है, तो देर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू विल लूज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट? अब आप समझने वाली बात है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं, बिकॉज कॉस्ट अब किसकी लग रही है? वरुण ब्रिवरेज की लग रही है. इन केस अगर वरुण ब्रिवरेज, सपोज सीक्रेट फॉर्मूला भी शेयर हो गया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एंड वरुण ब्रिवरेज डिसाइडेड टू disalign its strategic alliance with Pepsi. So nobody can help. One beverages in days possible, it will come out as a competitor to Pepsi. जैसे मैंने लोटस फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल, लोटस कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल आपको बहुत पहले बताया था कि यूनिलीवर लिमिटेड का सप्लायर था, सेकंड पार्टी था, उसके लिए बिहार पे प्रोडक्शन करता था, और बाद में लोटस के नाम से ही एक नया ब्रांड बन जाता है जो वही सारे प्रोडक्ट्स बनाता है जो प्रॉपर्टी वाइज यूनिलीवर बनाता था. वही क्लेम्स और डिस्क्लेमर्स देता है जो यूनिलीवर देता था, राइट? स्किन वाइटनिंग क्रीम, स्किन ग्लोइंग क्रीम, राइट? एंड ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो एक सिने स्टार को एंडोर्स कर लेता है अपने साथ, राइट? So now importantly, it come up as a competitor. So you have to actually understand the thin line that if you're outsourcing something, तो आपके साथ साथ आउटसोर्सिंग के साथ साथ आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, इसलिए आप आउटसोर्स कर रहे हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, राइट? सो हुमा कुरैशी की बात कर रहा था. हुमा कुरैशी इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस लोटस, and Lotus is something evolved from this Unilever's ecosystem. और सैमसंग के बारे में तो आप बहुत फेमस है कि सैमसंग ने आईफोन से गैलेक्सी सीरीज डिराइव की है. ये बात पता ही है आपको, कई बार मैं बोल भी चुका हूँ बात. So we have to understand the thin line that what are the losses and the benefits. कॉस्ट बेनिफिट करना बहुत आवश्यक है. कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो आउटसोर्सिंग ही हो अपने आप में, जहाँ भी कोई स्ट्रेटेजी लगती है, वहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर किया जाता है, राइट? यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट की कई सारी ब्लेंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी अब, कि वो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड है, कहीं न कहीं वो मार्केटिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, सप्लाई चेन्स को तो करता ही करता है, नो डाउट.
साइट एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है कोलैबोरेशन। कोई भी सप्लाई चेन कोलैबोरेशन के बिना नहीं चल सकता है। आउटसोर्सिंग डिसीज़न भी कहीं न कहीं आपने प्रोडक्शन और बाकी एक्टिविटीज़ को लेके किया है। तो वेंडर्स जिनको आपने कोलैबोरेट किया है, उनको मैं वेंडर फर्म्स बोलूँगा जो आपके लिए प्रोडक्शन कर रही हैं। जैसे लोटस यूनिलीवर लिमिटेड के लिए थी। तो इनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लग तो फिलोसफिकल बातें रही हैं बट फर्म की फिलॉसफी में रिलेशनशिप विद द वेंडर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? We have examples of Samsung, iPhone. We have examples of Lotus, Unilever, but we also have example of Toyota and its suppliers, where we can understand that Toyota also outsourced few of the, component manufacturing to its suppliers, vendors. But how beautifully they manage the vendors that decades after decades, suppliers or vendors are still consistently, into relationship or into collaboration with Toyota, right? So it depends on the philosophy of a business also and how tactfully you are actually leveraging your vendor relationship management. वो भी बहुत मैटर करता है। इसको हम एसआरएम भी बोलते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट? इसके अलावा एक प्रश्न और जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है आपका जब आप स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करते हैं, सो आपकी फर्म का डिजाइन कितना कैपेबल है। फर्म डिजाइन का मतलब हो गया आपकी फर्म की कैपेसिटी। कैपेसिटी वर्ड यूज किया जाता है क्षमता के लिए। क्षमता का मतलब डायरेक्टली है प्रोडक्शन की क्षमता, कितना आप प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो आपका जो खुद की क्षमता है प्रोड्यूस करने की और जितना आप परचेज कर रहे हो, राइट? सपोज आपने बाय किया, तो आपकी प्रोड्यूस की हुई क्षमता के ऊपर जितना भी है वो आपको बाय करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए यू आर you have a shop in a particular, मोहल्ला वाली लोकेशन पे यू हैव अ शॉप, हलवाई हैं आप और आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है बिकॉज आप एक लिमिटेड लोकल हलवाई हैं जो एक मोहल्ले को सप्लाई करता है। बट पार्टी शादियां बीच बीच में होती रहती हैं तो पीपल कीप ऑन गिविंग यू द ऑर्डर। सो इट्स हैपन ब्लू वंस इन अ ब्लू मून कि आपको महीने में 2 महीने में एक बार ऑर्डर मिल जाए जो एक्सेप्शनली आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। मान लो आपके समोसे बहुत फेमस हैं पर एक दिन में आप 50 समोसे से ज़्यादा नहीं बना सकते और जो डिमांड आई वो 500 समोसे की है, 10 टाइम्स मोर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो डेफिसिट 450 समोसों की कैपेसिटी है वो आपके परचेजिंग पोर्टफोलियो में सम्मिलित हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आर यू एबल टू परचेज दैट 450 इन एडवांस? क्या आपके पास इतनी ट्रेजर की परमिशन है कि इतनी लिक्विडिटी आपके पास है कि आप 450 समोसे खरीद के फिर उसे फर्दर बेच सको? और डू यू हैव दैट मच ऑफ रेपुटेशन कि आपको 450 समोसे क्रेडिट में मिल जाएं? You have to see anything which is above the ceiling, above your overhead, is something beyond your control. Sometimes सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट की कैपेसिटी को कैटर करने के लिए या उस पार्टी को का ऑर्डर लेने के लिए अगर आपने अपनी कैपेसिटी से सो कॉल्ड 10 टाइम्स का ज़्यादा ऑर्डर ले लिया है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज द शो, definitely next time you will not in position even for catering 50 samosas. So we have to see from the perspective, ये छोटी सी एनालॉजी है जो बताती है कि आपका 500 यूनिट का बिजनेस इस बात पे डिपेंड करता है कि वेंडर्स के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप अबव द कैपेसिटी कितना लिक्विडिटी मैनेज कर सकते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो रिटेल आउटलेट्स का बिजनेस होता है वो प्योरली क्रेडिट पे चलता है, ये बात आपको पता ही होगा। सुपरमार्केट्स जो हैं, जब माल बिकेगा तब उस चीज़ से लिक्विडिटी आएगी और उससे फिर हम अपना जिन जिन फर्म से हमने बिजनेस लिया है, जैसे चिक से शैम्पू लिया है, हेड एंड शोल्डर से शैम्पू लिया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से शैम्पू लिया है, I mean, इन कंपनीज को आप पेमेंट दोबारा करोगे तो यू हैव अ क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड ऑल्सो टू रीपे। सुभिक्षा बैंगलोर की बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था और वर्चुअली इंडिया का सेकंड रिटेल आउटलेट बिजनेस। शॉपर स्टॉप के बाद जो पहला रिटेल बिजनेस मल्टी कमोडिटी
को लेकर स्टार्ट हुआ, दैट वाज सुभिक्षा। तो बैंगलोर के 2-3 युवकों ने शुरू किया इसको, बहुत पॉपुलर हुआ। तो उन्होंने पहली जो सुभिक्षा का शॉपिंग प्लाज़ा बनाया, सुभिक्षा की जो शॉप बनाई, जो रिटेल बिज़नेस करती थी, दैट वाज एलिमेंटरी, इट वाज इन्वॉल्व्ड इनटू मोबाइल फ़ोन्स रखता था, ग्रोसरी, जैसे होता है आज की डेट में, जैसे आप देख पाते हैं। सुभिक्षा की उस सक्सेस को जिसमें सेल बढ़ रही है, उस सक्सेस को गलत वजह से एंटिसिपेट, देखो किसी रिटेल शॉप की जो कैपेसिटी है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, कितना वो स्टोरेज कर सकता है और कितना माल वो एक टाइम पे होल्ड कर सकता है शेल्फ में और कितना बेच सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, कि वो प्रोड्यूस खुद कुछ नहीं करता है। सुभिक्षा की सक्सेस को देखते हुए कि माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है, बैंगलोर में ही सुभिक्षा ने अपने 1-2 स्टोर्स और खोल लिए और सारा माल उधारी में उठाया गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से, राइट, यूनिलीवर से, बाकी जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं उनसे ग्रोसरी का मटेरियल उठाया गया, राइट। सेल तो बढ़ रही है क्योंकि लोग विजिट कर रहे हैं तो लोग खरीदेंगे, राइट। पर वो सेल इतनी नहीं हो रही है कि आप तुरंत अपना पुराना स्टॉक हटा के नया ले लो, और जिनसे स्टॉक लिया है आपने, जिन एफएमसीजी कंपनी से स्टॉक लिया है उनका पेमेंट करके फिर आप फर्दर ले सको। तो आप उधारी पे उधारी कर रहे थे, यानी कि आपने पहले तो एक स्टोर से पूरी की पूरी जो सेल है वो ज़ीरो नहीं हुई, मतलब पूरा का पूरा आपका शेल्फ खाली नहीं हुआ। खाली होने से पहले ही आपने रीऑर्डर कर दिया। प्लस आपको जो सेल्स वॉल्यूम के एनकरेजिंग फिगर एनकरेज कर रही है, उसको देखते हुए आपने 2-3 स्टोर्स और खोल दिए बैंगलोर में। और 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही सुभिक्षा ने अपने स्टोर्स कई सारे मल्टी मेट्रो सिटीज़ में खोलने शुरू कर दिए। तो हो गया लिक्विडिटी क्रंच। इसका मतलब है आपने कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया है, या आपने कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ों को इनटेक कर लिया है। आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, बिकॉज़ इट्स लाइक अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नो, कैश साइकिल, कि जब आपका सारा माल बिकेगा तो आप उस गल्ले में आए हुए सेल रिसिप्ट के पैसे से कुछ पैसा खुद रखोगे एज़ अ मार्जिन, कुछ पैसा आप ट्रांसपोर्टर को दोगे, कुछ पैसा आप कंपनीज़ को दोगे जिनसे माल उठाया है, और अगर पैसा बहुत ज़्यादा बच जाएगा तब आप दूसरा स्टोर खोलना चाहिए आपको। बट सुभिक्षा ने इसको गलत तरीके से एंटिसिपेट किया, उसको सक्सेस मिल रही थी in terms of sale, and gradually they come up with opening new and more, uh, showrooms or retail shops. And unfortunately, because of the decentralized controlling ना होने की वजह से, they lost the control over the inventory और इनका liquidity crunch शुरू हो गया। तो ये फर्म कोलैप्स्ड हो गई बाद में, बंद हो गई, राइट। ऐसे ही मोज़र बेयर के साथ हुआ। मोज़र बेयर मिस्टर पुरी ने स्टार्ट किया था। मोज़र बेयर आपने सीडीज़ उसकी यूज़ की होंगी, डीवीडीज़ वगैरह। तो मोज़र बेयर के साथ भी ये हुआ कि आपने अपना बिज़नेस एक टाइम ऐसा हुआ था कि जो कैसेट्स थे ए एंड बी साइड वाले, उनका बिज़नेस ठप हो रहा था और म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस चाहिए था। सीडीज़ का बहुत प्रचलन हो रहा था, डीवीडी, सीडीज़, ब्लू-रे वगैरह का। तो हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो प्रिंटिंग कर सके। तो इस शॉर्ट टर्म के वेव को मोज़े बे ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और उसने सोचा कि ये तो एक अपने आप में एक युग है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी। दे नेवर अंडरस्टैंड दैट मैग्नेटिक टेप्स को रिप्लेस करा था फ्लॉपी डिस्क ने, फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया था मैग्नेटिक टेप से, मैग्नेटिक टेप से फिर अब सीडीज़ आनी शुरू हो गई, सीडी के बाद कुछ ना कुछ नया आएगा और हुआ भी यही। अब तो हम क्लाउड में स्टोर करते हैं, वी डू नॉट नीड टू हैव फिजिकल डिवाइसेस। Even if you required physical devices, we have terabytes of storage in external hard disk. तो ये युग भी बीत गया। तो गलत तरीके से मार्केट के एक ट्रेंड को एनालाइज करना या उसमें इन डेप्थ नॉलेज ना रखना कई बार बिजनेसेस के लिए नुकसानदेह हो जाता है, और इसी बढ़ी हुई कैपेसिटी को मीट करने के लिए कई बार अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा वो अपना सो कॉल्ड परचेज पोर्टफोलियो मैट्रिक्स बनाती हैं और उसमें कई सारी और कंपनीज को भी ले डूबती हैं जो उनकी कैपेसिटी को शेयर करती हैं। तो मोजर बेयर के साथ भी सेम स्टोरी थी, राइट। जिनके लिए वो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस कहीं नहीं गए, वो बिजनेस सर्वाइव कर गए। टी सीरीज है फॉर एग्जांपल, वीनस या सोनी है, एच एम वी भी, इवन देर स्टिल देयर। उनका बिजनेस कम ज़्यादा हुआ है पर उनकी सो कॉल्ड स्टैंडिंग इतने लंबे समय की थी कि उनके वो अपने कॉपीराइट से ही अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट। आई विल नॉट गेट मोर इनटू दिस। ये एच एम वी ने सारेगामा जो अपना जूक बॉक्स बना दिया,
राइट? और उसका इस्तेमाल करके अभी भी वो काफ़ी कॉपीराइट्स का पैसा ले रहा है, या टी सीरीज़ ने डुप्लीकेट म्यूज़िक लॉन्च किया, अभी भी वो सर्वाइव कर रहा है, और नए जितने भी सॉन्ग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मूवी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें टी सीरीज़ कहीं न कहीं इन्वॉल्वड है। आई एम नॉट गेटिंग दैट इनटू दिस। आई वाज़ मोर फोकसिंग अपॉन सीडी मैन्युफैक्चरिंग, राइट? बिसाइड कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ ने कन्वेंशनल बिज़नेसेस को इन्फ्लुएंस किया। हमारे डिस्कशन में कहीं न कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हमेशा रही हैं, और जो इस समय जिस टाइम पीरियड में आप अपना एमबीए कर रहे हैं, उस समय डिजिटल डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर है, गेम चेंजर है इवन। तो एक प्रश्न जो आता है आउटसोर्सिंग के मद्देनजर रखते हुए, वो है कि इंटरनेट ने कैसे सोर्सिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे प्रोक्यूरमेंट्स नो मोर, दे आर नाउ टेंडर्ड ऑन न्यूज़पेपर्स, और फिजिकल प्रोक्यूरमेंट हो रहे हैं। वी हैव बेस्ट ऑफ द ब्रीड लिस्ट व्हिच वी हैव डिप्लॉयड थ्रू प्रोसेस को रिवर्स ऑक्शन, जिसको ई प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। उसके थ्रू आज की डेट में फर्म्स अपने सप्लायर्स को सेलेक्ट करती हैं, राइट? एंड एवरीथिंग इज ई कॉमर्स बेस्ड। बिजनेसेस में जितने भी आप में से कई लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री का एक्सपोजर अभी ले रहे होंगे, तो जो जितने भी सेल्स ऑर्डर या परचेस ऑर्डर होते हैं, वो फिजिकली मूव नहीं होते हैं, राइट? वो ऑनलाइन ही एक डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, ऑथराइज सिग्नेचर के माध्यम से, ऑनलाइन ही किसी सिक्योर्ड नेटवर्क के माध्यम से एक्सचेंज हो जाते हैं। फर्म्स आर गेटिंग स्मार्टर, देयरफॉर आउटसोर्सिंग रिलेटेड डिसीजंस आल्सो। वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एंगल दैट आउटसोर्सिंग प्लेज अ रोल, बट आउटसोर्सिंग की फेसेस चेंज हुई हैं because of emergence of lot of new things, new complications, new trust issues, right? Internet and digital technologies. Let me take an opening case लेता हूँ मैं नाइकी का। सो नाइकी इज ऑल टाइम फेवरेट। जब फीफा वर्ल्ड कप होता है, साल में कितनी बार होता है फीफा वर्ल्ड कप, मनीष? सर 4 साल में एक बार होता है। 4 साल में एक बार होता है। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कहा जाता है कि अभी डियागो मैराडोना की डेथ हो गई पिछले वीक। तो वॉज अवर जो भी फुटबॉल चैम वो सॉकर्स प्रेमी होंगे, फुटबॉल प्रेमी होंगे, उनके लिए एक सुपर मॉडल था वो अपने आप में। तो अर्जेंटीना की टीम से खेलते थे। अच्छा, एनीवेज फीफा वर्ल्ड कप के साथ ये बात कही जाती है कि उसका जो ट्रॉफी है वो 24 कैरेट गोल्ड की बनी होती है, और वो रोटेशनल ट्रॉफी होती है। तो 4 साल बाद जो नया सीरीज जीतेगा, मैच जीतेगा, चैंपियन होगा उस पर्टिकुलर सीरीज का, उसको वो ट्रॉफी रोटेट कर दी जाएगी। अब बात आती है नाइकी की। नाइकी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ब्रांड है, ये बात सबको पता है। और नाइकी, एडिडास, ये कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं जो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर भी करते हैं, यूनिफॉर्म को स्पॉन्सर करते हैं, इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। नाइकी के बारे में एक बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि वर्चुअल कॉपरेशन है, हॉलो ब्रांड है। हॉलो मतलब खोखला। तो ये नाइकी सिर्फ मार्केटिंग करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी नाइकी ने आज तक नहीं करी। जर्सी, शूज, राइट, विंड शीटर्स या बैग्स, ये सारी चीज़ें नाइकी बनवाता है आउटसोर्सिंग पे बेस्ड होकर। तो जब अ, 2 साल पहले जब फीफा वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन होती है, एडवर्टीजमेंट्स और उसके लिए एक कंपेनिंग शुरू की जाती है, तो नाइकी ये ऑर्डर प्लेस कर चुका होता है तब तक। और उसकी कोशिश ये होती है, बिकॉज जैसे क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर है, एक फीवर होता है, क्रिकेट फीवर बोलते हैं जैसे आप, वैसे ही फीफा का फीवर, जो कि बहुत बहुत बड़ा वायरल फीवर है, वो इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कई कंट्रीज में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता है, वहाँ पे सॉकर और फुटबॉल का बड़ा ट्रेंड है। ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जो फीफा को अपना एक अनक्लेम्ड, अनडिस्कस्ड और अनअनाउंस्ड नेशनल गेम मानती हैं। वहाँ की पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा एनर्जाइज फील करती है। तो नाइकी के लिए वो सारे लोग जो प्रशंसक हैं, ऑडियंस हैं, जो भी खेलना पसंद करते हैं, देखना इवन पसंद करते हैं, जिन्होंने आज तक इवन 100 मीटर की रेस भी नहीं लगाई होगी, पर वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, वो क्लाइंट है उसके लिए, कस्टमर्स हैं। तो एक इंटरप्रेट किया जाता है, एक हर 2 साल बाद जब मार्केट सर्वे किया जाएगा कि इस समय क्या नीड है, किस कंपनी को आप स्पॉन्सर कर रहे हो, और इस तरह से किन किन टीम्स को आप स्पॉन्सर कर रहे हो,
और उनका पेनिट्रेशन कितना है। जैसे अर्जेंटीना की टीम सेंट्रल में है, अर्जेंटीना की टीम डियागो मैराडोना की वजह से, या मेसी की टीम मेसी की वजह से फेमस है, या बेकम्स की टीम बेकम्स की वजह से लोग पसंद करते हैं। उसमें ये नहीं कि अर्जेंटीना इंडिया का पार्ट नहीं है इसलिए हम अर्जेंटीना को नहीं मानेंगे, पर वो फेवरेट हर जगह है। कोई अगर डियागो मैराडोना का फैन है तो वो डियागो मैराडोना की एंड्रोस की भी टी शर्ट या वो ब्रांड को पसंद करेगा। ऐसा ऐसा कुछ अटैचमेंट है यहाँ पे एंडोर्समेंट से रिलेटेड, जैसे हमने क्रिकेट में भी देखा। सो सेम हैपेंड हियर। नाइकी के आउटलेट्स को इंश्योर करना पड़ता है कि जब वो ये कंपेनिंग करते हैं तो उनके जो भी जैसे जर्सी नंबर 07 सपोज, दैट शुड बी अवेलेबल इन आउटलेट ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो कई बार यूनिसेक्स होता है, कई बार दोनों फीमेल्स के लिए अलग तरीके से पोशाकें बनाई जाती हैं। 07 होगा बिकॉज डियागो मैराडोना 07 पहनता है, व्हाइट कलर की चेक वाली लाइन वाली जो शर्ट है वो डियागो मैराडोना पहनता है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। Nike showroom has to ensure two things, that they must have the numbers of goods to be manufactured by through outsourcing, and that number should be available in outlet everywhere across the world. तो एक पूरा सप्लाई चेन होना चाहिए जो सो कॉल्ड उस 2 साल तक चलेगा वो, और उस 2 साल के ड्यूरेशन में आपको मैक्सिमम सेल मीट करनी है। और उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी करा रहे हैं कि स्पोर्टी होने से क्या बेनिफिट होता है, डिफरेंट रोड शोज कर रहे हैं, राइट। सेम हैपेंड विद cricket match also. Now Nike become a kind of all sports favorite brand. तो 2020 में आपने नाइकी का बहुत यूज देखा है, राइट। इवन जो रणजी वगैरह है उसमें भी नाइकी या स्टैटिक ब्रांड्स ने अपने आप को बहुत पेनिट्रेट किया है। अब मैं स्ट्रेटेजिक अप्रोच पे आता हूँ। ये तो ओपनिंग केस था डिस्कशन के लिए। लेट अस टॉक अबाउट मेक और बाय डिसीजन फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट, राइट। माइकल पोर्टर ने ये बात बोली कि मेक और बाय डिसीजन जो है वो फर्म की हर तरह की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। ये बात मैंने पहले भी बात करी। ये सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन नहीं है, ये आपकी पोजिशनिंग को भी इफेक्ट करता है। ये इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी करेंगे। माइकल पोर्टर का बड़ा फेमस मॉडल है वैल्यू चेन मैट्रिक्स जो उसने दी है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे कोई भी एक्टिविटी प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं तो इट मीन्स अ लॉट टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिपीट, प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड सर्विसेज। एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये सब आता है। सपोज मैं सेकेंडरी एक्टिविटी में जो कोर एक्टिविटी नहीं है उसमें एचआर को मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ। सपोज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने एचआर को, रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल को आउटसोर्स कर लिया, राइट। सो आउटसोर्सिंग के लिए उसने किसी मफोई करके MOFAI बहुत फेमस एचआर कंसल्टिंग एजेंसी है, उसको हायर कर लिया कि आप हमारे लिए ना प्रोक्योरमेंट करिए, डिप्लॉयमेंट करिए, हमारे लिए राइट ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट कीजिए कैंपस इंटरव्यू के थ्रू। उसमें हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, नॉन इंजीनियर्स भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, वो काम आप कर लीजिए हमारे लिए। सो ये अपने आप में एक ट्रेड ऑफ है। नाउ मफो बीइंग अ वेरी गुड कंपनी, but that company is never had the experience into automobile engineering part manufacturing business। उसने आज तक ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कभी भी कोई क्लाइंट को सर्व नहीं किया है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ चैलेंज ऑल्सो, because it's an opportunity to open up new domain of business into HR hiring into this domain, and also risk to the client himself, because इसको कभी भी मफोई को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो राइट ह्यूमन रिसोर्स ऑप्ट कर सकें ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। सो इज अ रिस्क ऑल्सो। तो आउटसोर्सिंग तो आपने कर दी HR फंक्शन की, HR हायरिंग की, डिप्लॉयमेंट की, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, पर यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। द एजेंसी इज नॉट कैरिंग एनी एक्सपीरियंस। सो वो एक्सपीरियंस सिर्फ मफोई का नहीं रह गया, वो एक्सपीरियंस महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी रिफ्लेक्ट होगा। Probably they have opted the wrong person, or they are actually giving them higher CTC at par with other industry where Mafoi was having experience. Suppose aviation का experience था, aviation में तो
हर स्टाफ को ज़्यादा सैलरी मिलती है, जो कि महिंद्रा महिंद्रा जैसी कंपनी की कैपेसिटी से बाहर भी हो सकती है। तो आपका ये डिसीजन जिसमें आपने सेकेंडरी एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया, वो आपके लिए महंगा भी पड़ सकता है। टेकिंग वन मोर एग्जांपल, माइकल पोर्टर के वैल्यू चेन एनालिसिस को ही लेकर, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ व्हेन यू आर आउटसोर्सिंग वन ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी कॉल्ड एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक बहुत फेमस एग्जांपल आई ऑफनली कोट is Bharti Televentures, and Sunil Bharti Mittal and his family was actually focusing more on spreading themselves into different circles by leveraging Airtel business, but they don't know how to manage the data generated by subscriber base. So in that case, their IT infrastructure was being sourced to two major companies. They have outsourced their business for managing IT infrastructure to IBM and for managing IT towers and IT servers to Ericsson. So IBM और Ericsson ने मिलकर आउटसोर्सिंग एजेंसी वन एजेंसी टू इन्होंने भारती के लिए आउटसोर्सिंग करी, बिकॉज भारती का काम टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, आईटी मैनेजमेंट नहीं है। और ये बहुत इफेक्टिव तरीके से हुआ। भारती काफ़ी लंबे समय तक एयरटेल वॉज द नंबर वन कंपनी एंड वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अफ्रीका में अकेली कंपनी है जो इस समय प्रॉफिट कैश काउ है, right? So we need to understand that sometimes things get reversed, sometimes things become problem. Like I've told an example of Mafoi with Mahindra and Mahindra, and I also told one example of IT infrastructure outsourcing by Bharti Televentures for Airtel business to IBM and Ericsson. So you may have the advantage side, depends on जिससे आप आउटसोर्सिंग करा रहे हो वो कितना कितना प्रोफेशनल है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, और उसको वो कैसे आपके बिजनेसेस को सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट? सो एज पर माइकल पोर्टर, वैल्यू चेन में वी मस्ट हैव अ राइट बैलेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। इट डजंट मैटर यू आर मैनेजिंग द शो और यू आर आस्किंग समबडी एल्स टू मैनेज द शो। आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बीच में प्रॉपर मैट्रिक्स या मैपिंग होनी चाहिए, चाहे आप खुद मैनेज कीजिए या किसी और से कराइए, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कोर प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना। मैं आउटसोर्सिंग को एक ऑर्डर में मैनेज करने के लिए जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज आइडेंटिफाइंग द कोर प्रोसेसेस। व्हाट इज योर कोर प्रोसेस? एंड यू शुड अवॉइड एज अ फोकल कंपनी, फोकल फर्म टू आउटसोर्स योर कोर प्रोसेसेस। अगर भारतीय टेलीवेंचर्स टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस या टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन को ही आउटसोर्स कर देगी कि टैरिफ क्या रखने हैं, कितने टैरिफ पे कितना रेट चार्ज होगा, कितने डिस्टेंस पे कितना रेट चार्ज होगा, कितने मिनट्स या सेकंड्स की का पल्स रेट होगा। अगर ये डिसीजन वो आउटसोर्स कर देगा तो वो अपने कोर प्रोसेस को ही आउटसोर्स कर रहा है। नो, अगर नाइकी कल आउटसोर्स कर देता है मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट कैंपेन को, they are doing a biggest mistake. So one should be very clear that firstly we need to identify our core process and we should hesitate enough to outsource it. If you're outsourcing your core processes, that means you are inviting trouble for yourself. Like I took an example of this stuff, Lotus वाला, right? So वहाँ आपको थोड़ा सा you have to be clever enough. माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। एक्सबॉक्स बहुत फेमस था माइक्रोसॉफ्ट का, राइट? एक्सबॉक्स इज अ कंसोल फॉर गेमिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत क्रूशियल डिसीजन लिया मिड 1990s में, राइट? दैट वाज रिलेटेड टू नॉट डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सबॉक्स। आपको मैं जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, और जस्ट टू ऐड टू योर नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है, और माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेसरीज भी बनाई हैं, कीबोर्ड्स, माउस, एक्सबॉक्स जो कि एक गेमिंग कंसोल सिस्टम है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने टाइम में बनाया है। पर 1990s आते-आते माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, दैट इज़ व्हाट दे विल नॉट कंटिन्यूइंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ ऑफ this Xbox, and they sold their retail business of
Xbox at the value of $400 uh, to somebody else, right? So अब वो मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी थी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर हुआ करती थी, वो उसने एक्सबॉक्स बनाना शुरू किया जिसको लेटर ऑन सोनी ने खरीद लिया। तो इतनी बड़ी ब्रांड आपने क्रिएट करी, आपने उस ब्रांड को डेवलप किया, उसको आपने किसी और को आउटसोर्स कर दिया कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, और उसने फिर आपके कॉम्पिटिटर को, जैसे आप एक्सबॉक्स के बारे में, आई थिंक गेमिंग गेमिंग के बारे में आप लोगों को पता ही है ना, गेमिंग क्या होती है, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो गेमिंग, कंसोल गेमिंग। एक्सबॉक्स बहुत फेमस नाम था, राइट? तो जब ऐसी नौबत आ गई कि आपने एक्सबॉक्स का काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी मनी बनाई उससे, आउटसोर्सिंग बिजनेस से। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि आपने जो आउटसोर्सिंग करी वो आप आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, आपके भी आपका आउटसोर्सिंग, तो इट विल क्रिएट कैनिबलाइजेशन इन द मार्केट, राइट? राइट। जैसे सोनी का कंसोल का नाम क्या है? लेट मी गेट मोर इनटू दिस। एक्सबॉक्स तो माइक्रोसॉफ्ट का है, सोनी कंसोल का नाम क्या है? सोनी भी बनाता है ना? सोनी ऑल्सो मेक द कंसोल। यस सर, दिस इज द पीएस वेब। पीएस बनाता है। पीएस बनाता है, यस। PS4। पीएस, यस यस, पीएस फोर। ये एक्सबॉक्स का है। सो नाउ आपने अपने कॉम्पिटिटर को ही आपने फ्लेक्ट्रॉनिक्स को दिया, फ्लेक्ट्रॉनिक्स ने सोनी से आउटसोर्स करा है, बिकॉज आउटसोर्सिंग तो कैपेसिटी के बियॉन्ड जो भी चीज़ें होती हैं हम नॉर्मली उसे आउटसोर्स करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ उससे। शुरुआत में तो उसका स्प्रेड बढ़ गया, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट को अपने स्टोर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब ये चीज़ उसने रियलाइज़ करी तो उसने फिर दोबारा से बिजनेस अपने ऑपरेशंस को रैप अप किया, रोल बैक किया, एंड दे स्टार्ट डूइंग एक्सबॉक्स, डिज़ाइन, एक्सबॉक्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन देयर ओन। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बिजनेसेस आउटसोर्स करना नुकसानदेह हो सकता है, राइट? वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स ऑल्सो, हम बात करेंगे अभी इसमें। तो हमारे पास दो पर्सपेक्टिव होते हैं आउटसोर्सिंग को समझने के लिए। फर्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस, सेकंड इज प्रोडक्शन आर्किटेक्चर। दो तरह से आप आउटसोर्स करते हैं। या तो बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करना, आपने बहुत फेमसली, जैसे लिनोवो है फॉर एग्जांपल, अब अपने बिजनेस प्रोसेस को आपने आउटसोर्स कर दिया। तो जब आईबीएम को लगा कि हमारा फोकस दैट शुड बी मोर ऑन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फोकस शुड बी मोर ऑन सर्वर्स। सो आईबीएम ने थिंकपैड के अलावा जितने भी ब्रांड था, जितना भी ब्रांड डेवलप किया था लैपटॉप्स बिजनेस में और पीसी बिजनेस में, उसको उसने लिनोवो को लीज कर दिया। लिनोवो इज ए चाइनीज कंपनी, राइट? लिनोवो अब हमारे भी यहाँ पे लिनोवो प्रोडक्शन करेगा और अपनी ब्रांड यूज करेगा उसमें। तो जो ब्रांड क्रिएट करने में आईबीएम को डेकेड्स लग गए थे, राइट, वो ऑटोमेटिकली किसकी झोली में चले गए, इंक्लूडिंग देयर ब्रांड वैल्यू, लिनोवो के पास चले गए। तो लिनोवो को ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपने आप को स्ट्रक्चर करने में, स्टैंड करने में, बिकॉज दे वर बैंकिंग अपॉन द रेपुटेशन डेवलप्ड बाय आईबीएम, राइट? स्पेशली मैं थिंकपैड की बात करता हूँ, तो थिंकपैड बहुत फेमस सीरीज हुआ करती थी आईबीएम की, बहुत फेमस और बहुत महंगी भी। तो अभी थिंकपैड कौन बेचता है? लिनोवो बेचता है। सो ये तो है बिजनेस प्रोसेस राउटिंग, जिसमें आप किसी का इस्तेमाल करके वर्क ले रहे हो। जैसे अमेजन अगर सक्सेसफुली टेक ओवर कर लेती इसको, किशोर बियानी की कंपनी को, तो फिजिकल मार्केट भी मिल जाती है अमेजन को इंडिया की, और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेसेस में उसका एक अलग से स्प्रेड होता है। वही काम जियो ने किया। जियो के साथ एडवांटेज ये था कि किशोर बियानी इंडियन है, तो नेगोशिएशन आप सामने बैठा के कर सकते हो। इस बीच में अमेजन के साथ डायनामिक्स खराब हो गए किशोर बियानी के, उसका एडवांटेज भी जियो को मिला, रिलायंस को, मुकेश अंबानी को मिला। एंड दे हैव सीवियर लॉसेस ऑफ कोविड जनरेटेड लॉसेस ऑफ $7,000। सो उसका लॉस को भी अल्टीमेटली जियो एक तरह से सपोर्ट दे रहा है उसको ब्रिज करने में। एटलीस्ट एम्प्लॉयज निकाले नहीं जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो जियो इज बैंकिंग अपॉन दैट।
सो ऐसे में क्या होगा, अपने बिजनेस का बहुत बड़ा पोर्शन या स्टेक बेस्ड हो गए जियो को, एंड जियो विल टेक केयर ऑफ, राइट? So there are a lot of things we need to understand from different angles. We need to understand things from a different perspective. This is called business process routing. And second is production architecture routing, where we normally outsource based on the product architecture, right? We have lot many of examples where we do the outsourcing because of product architecture routing. We have ample of examples to support this, like HP. Just wait. So we have another example of product architecture routing, where we normally, uh, outsource the architecture of a product, right? Mm, example could be, it's not happened, but if it is happening, then example could be AMD, Advanced Macro Devices, and Intel, right? There are a lot of, small and big competitors of both of these companies. Both of these companies are having one thing in common: they belong to, I mean, the common country of origin, that is America. They belong to the same country. So suppose a new microprocessor firm come up, suppose XYZ, then these companies are more intended to, ask the overhead or surplus business to that microprocessor designing company. Let me take a better example. I guess we have a lot of competitors in online tutorial business these days, right? So Byju's has come up like anything, and Byju's is a very desi startup solution, and they recently take over Whitehead. So Byju's, ऐसा नहीं कि अकेले प्लेयर हैं ये दोनों, तो बायजूस ने अपना एक अलग से सेगमेंट बनाया और Whitehead को किड्स कोडिंग से जोड़ दिया, एंड दे आर राइट, दे while doing this, because इसको एक ग्लोबल ऑपरेशन तक ले जाना है, दे स्टार्ट डूइंग बाइंग लोकल स्टार्टअप्स, जो भी नए नए स्टार्टअप्स बने हैं, नई एप्स डेवलप हो रही हैं, राइट? नए वर्चुअल या एआई या वीआर एआर बेस्ड जो एप्स डेवलप कर रहे हैं छोटे बड़े इंजीनियर्स या छोटे बड़े नए स्टार्टअप्स, उनको ये लोग खरीद ले रहे हैं तुरंत, so that their so-called preposition become more stronger, and they can showcase much, things to show to the customer. तो ये इंटीग्रेशन प्रोसेस है, जिसमें आपने क्या करा, अपने बढ़ी हुई कैपेसिटी के लिए आपको, यू नीड मोर पीपल टू एक्सपेरिमेंट, मोर पीपल टू इनोवेट, and you come up with more and more, solutions, because you are being backed by more developers. यहाँ पे ये पूरी इंडस्ट्री सप्लायर ड्रिवन है। आपके पास जितने अच्छे सप्लायर्स होंगे, उतना ज़्यादा आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना पाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग इनोवेशन को लेके हो रही है। यू नीड मोर पीपल टू इनोवेट। सेम गोज विथ, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो प्ले स्टोर्स पे ही चलते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्ले स्टोर है अपने आप में, मैक्सिमम, बिकॉज़ गूगल प्ले स्टोर की जो बिज़नेस मॉडल है वो बड़ा इनोवेटिव है कि आप फ्री में अपना ऐप अपलोड कर सकते हैं। जब वो ऐप डाउनलोड करेगा कोई, तो आपको $1 गूगल को देना होगा। अपलोडिंग फ्री है, डाउनलोडिंग में आपको $1 देना है। दिस इज़ द बिज़नेस मॉडल ऑफ गूगल फॉर द प्ले स्टोर। सो ये इनोवेशन, ये छोटा-सा बिज़नेस मॉडल ऑन द वन हैंड गूगल को और स्ट्रेंथन करता है कि कोई भी, सपोज़ अमित ने डिसाइड किया कि वो एक राउटिंग ऐप बनाकर अपलोड करेगा, कि जो ट्रैवलर्स आते हैं उड़ीसा में या भुवनेश्वर में, उनको रास्ते में जो सो कॉल्ड हॉल्ट करना है बीच में कभी, या फिर नेक्स्ट लिस्ट इलाकों से बच के निकलना है, तो वो राउटिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकली डेवलप्ड routing app. He uploaded on Google Play Store, and anybody who find it relevant can download it. Now, while he downloaded, Amit has to pay. गूगल एक बिल बना के भेजेगा अमित को $1 पे करना होगा। दैट्स हाउ, जितने लोग यूज करेंगे उतना अमित का ऐप पॉपुलर हो जाएगा, और उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर है। तो गूगल प्ले स्टोर ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है एक तरह से, इनोवेशन को आउटसोर्स करके,
एंड गूगल डजंट नो हु इज अपलोडिंग व्हाट. प्रोबेबली कई सारे अनवांटेड इलीगल एप्स भी होंगे गूगल के उसमें, तो बीच बीच में वो अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता रहता होगा, स्क्रूटनी करता रहता होगा, उनको ऑडिट करता रहता होगा. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. दिस इज प्रोडक्शन आर्किटेक्चर रूट विच इज वेरी पॉपुलर इन दीज डेज. जब हम टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस की बात करते हैं तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, राइट. सिमिलरली कई फर्म्स आउटसोर्सिंग फ्री कर देती हैं. फॉर एग्जांपल, आप डॉल्बी साउंड अपने कैमरास में यूज कर सकते हैं. तो whenever you are claiming that you are using Dolby, you have to actually pay the patent amount to Dolby, and you can use the Dolby sound system in your camera, in your mobile phones I'm talking about, or maybe in your home theater. So Dolby people will get the amount for that. Right? Same goes with Bose. तो ये सारी चीजें अपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया. ध्येय अभी भी सेम है कि रेवेन्यू मल्टीप्लाई करना है. तो कई चीजें आपके बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ गुडविल ऐड हो जाती हैं जब आप प्रोडक्शन आर्किटेक्चर राउटिंग की बात करते हैं, राइट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जो हमेशा हम कंफ्यूज करते हैं एज अ स्टूडेंट. दैट इज कॉल्ड ईओएस, इकोनॉमी ऑफ स्केल, राइट. इकोनॉमी ऑफ स्केल, ऑब्वियसली जैसे नाम से पता लग रहा है, स्केल मीन्स एक्टिविटी, राइट, नंबर्स, वॉल्यूम्स. इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है हमें इतने वॉल्यूम वी कैन जनरेट which actually take us to a point where our fixed costs remain, untouched. Our fixed costs remain constant. So higher volume generate करना ताकि आप लार्जर लेवल पे अपने ऑपरेशंस को कस्टमर तक ले जा सको, लार्जेस्ट प्रोडक्शन कर सको, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल कहलाता है. एंड चाइनीज कंपनीज वर वेरी फेमस फॉर इकोनॉमी ऑफ स्केल बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जितना आप बनाओगे. तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो इकोनॉमी स्केल तक प्रोडक्शन करें ताकि मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट बना सके. पहले भी ऐसे ही होता था जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, जब शुरू शुरू में कारखाने लगे थे, तो ये टर्म बड़ा पॉपुलर था कि आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल प्रोडक्शन करना है, वॉल्यूमिनस प्रोडक्शन करना है, राइट. सो अपने जो भी एक्स्ट्रा बना गया वो बफर कैपेसिटी में चला गया, इन्वेंट्री में मैनेज कर लिया आपने, और आप टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होने से पहले ही मैक्सिमम यूज कर जाएंगे उस टेक्नोलॉजी को. सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल. आपकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाए. ऐसे ही अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में जाने का मौका नहीं मिला होगा तो ईंट के भट्टों में भी बहुत यूज होता है. ईंट आपने भट्टी एक बार गर्म कर दी तो आप कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम ईंट प्रोड्यूस करें उससे. दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल. बिकॉज सारी कीमत भट्टी की है, बाकी तो सारा क्या है, मिट्टी है. सो भट्टी लगाना, उसमें फ्यूलिंग करना, ये सारी चीज़ें इट टेक्स हेल ऑफ द कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट. तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जब आप खुद मीट नहीं कर पाते तो आप आउटसोर्स कर देते हैं, राइट. और यहाँ पर आउटसोर्सिंग में जैसे मैंने अभी बताया क्लास शुरू करने से पहले, इसके पीछे जो थ्योरी है दैट इज एजेंसी थ्योरी, वेयर वी मैनेज द एजेंसी कॉस्ट. तो प्रिंसिपल और एजेंसी के बीच में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है दैट इज एजेंसी कॉस्ट. यानी कि जब आप आउटसोर्स करते हैं किसी एजेंसी को, उसको मेंटेन करने में जो खर्चा आ रहा है दैट इज एजेंसी कॉस्ट. वरुण ब्रेवरीज को जो डॉक्यूमेंट करने में या वरुण ब्रेवरीज को अपने साथ सप्लायर रखने में जो आपको कॉस्ट मेंटेन करनी पड़ रही है पेप्सी को, वो आपकी एजेंसी कॉस्ट है. इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एक फैक्टर है जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रांसफर कॉस्ट भी, ट्रांसफर प्राइसिंग भी बोलते हैं. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या रहता है, जब आप दो सपोज आपने इंपोर्ट करा है माल, बट वो जो करेंसी पे करनी है आपको यूएसडी में देना है, और जो आपने माल लिया है वो आपको आईएनआर में खरीदना है. तो आपको जब आप इंपोर्ट करेंगे तो एज ए इम्पोर्टर रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि ये बीच की ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, कन्वर्जन कॉस्ट, वो मिनिमाइज हो सके, राइट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है जब कोई चीज़ खरीद फरोख्त की जाती है उसमें जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट. और ट्रांजैक्शन कॉस्ट शुरुआत में जब आप आउटसोर्सिंग का डिसीजन लेते हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि किसको आप आउटसोर्स करेंगे, उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके लिए आर&डी या रिसर्च करना पड़ता है. तो वहाँ पर जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, सर्चिंग इंफॉर्मेशन, बार्गेनिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, पॉलिसीज डॉक्यूमेंट करना, राइट,
अगर लॉस हो रहा है तो उस कॉस्ट को भी डॉक्यूमेंट करना, ये सारा ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होता है, राइट? बस एक बार आपका सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आपकी कोशिश ये होती है कि ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट वन टाइम है, अब वो आपको तभी पे करनी है जब आपके बीच में कोई कंसाइनमेंट का मूवमेंट होगा। दिस इज़ व्हाट ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट इज़ ऑल अबाउट, राइट? और अब जैसे मैं बता रहा था डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट काफ़ी लिमिट तक आप बचा सकते हैं, राइट? सो एक क्वांटियम बहुत ज़रूरी है किसी कंपनी के लिए कि वो मेक करे, बाय करे या मेक और बाय दोनों करे। So anything which is which supersedes or which surpasses your capacity, you just need to buy it or get it outsourced. And which is under capacity, you can maintain yourself. So quantium तब आता है जब आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा होता है और आपको मेक और बाय के बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो आप एक क्वांटियम मेंटेन करके चलते हैं। जैसे सीजन टाइम में टाटा मोटर्स को सपोज लैंड रोवर और जगुआर की एक्सेस सप्लाई देनी है मार्केट में जो कि लिमिटेशन से बाहर है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ से बाहर है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यू कैन फर्दर गो फॉर द आउटसोर्सिंग। तो जो भी आपके ऑथराइज्ड पार्टनर्स होंगे, जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं, उनके फैक्ट्रीज में भी लैंड रोवर और जगुआर मैन्युफैक्चर हो सकती है। दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट मेक वर्सेस बाय क्वांटियम। There must be a clear cut strategy. जैसे टोयोटा करता है, टोयोटा अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तो आपको पता ही है कि गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में क्या क्या यूज़ होता है, सेंसर्स यूज़ होते हैं, राइट? पैनल्स वगैरह यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें टोयोटा नहीं बनाता बिकॉज उसका डोमेन नहीं है वो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर नॉट द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर। तो टोयोटा क्या करता है, अपनी डेंसो के नाम से बड़ी फेमस इसकी सोल सप्लायर हुआ करता है टोयोटा का। पूरे वर्ल्ड में डेंसो ही बेचता है टोयोटा को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। सो डेंसो टोयोटा के अलावा भी कई कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सप्लाई करता है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने एक क्वांटियम मेंटेन करा हुआ है कि टोयोटा डेंसो से इतने यूनिट्स हर महीने खरीदेगा और उसके बाद जो यूनिट्स डेंसो ने एक्स्ट्रा बनाई है वो उसके कॉम्पिटिटर्स को भी बेच सकते हैं। तो फॉर एनी एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन, डेंसो इज फ्री टू सेल दैट प्रोडक्ट टू anyone who is non Toyota. So as a manufacturer or outsourcing manufacturing hub or company, you can have the leverage or the opportunity to sell even to the Toyota's competitors. तो ये एक रिवर्स अप्रोच है जो डेंसो बहुत यूज करता है। 1988 से करीब ये लोग पार्टनर्स हैं आपस में, राइट? सो अभी कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ बिफोर आई लीव द क्लास। एक्चुअली आउटसोर्सिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ एफएमसीजी ऑटोमोबाइल इन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, राइट? आईबीएम ने भारतीय टेलीवेंचर्स के साथ, एयरटेल आई मीन, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और एरिक्सन ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ अलग अलग क्यों है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि एरिक्सन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल का था, सिर्फ 3 साल की ड्यूरेशन का था। और जो भारतीय टेलीवेंचर्स के साथ आईबीएम का कॉन्ट्रैक्ट था वो 10 साल का था आईटी सर्विसेज को लेके। ऐसा क्यों? दो वेंडर्स को ऐसा दोनों के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन क्यों? उसको थोड़ा आप एक्सप्लोर कीजिए। आंसर आपको पता ही है, आंसर आपको पता है कि सर कुछ फंक्शन पे डिपेंड करता रहता होगा। मैं आपका विजडम नहीं पूछ रहा हूँ, आपको एक्सप्लोर करना है कि ऐसी क्या एक्टिविटीज दोनों कंपनीज कर रही थी अलग अलग, जिसकी वजह से दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अलग लग रहा है। एक को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, एक को 10 साल का। तो क्या एक्टिविटीज आउटसोर्स हुई थी वो आप एक्सप्लोर कीजिए। तभी जब आप कल किसी को बताएंगे भारतीय टेलीवेंचर्स आईबीएम, भारतीय टेलीवेंचर्स एरिक्सन का रिलेशनशिप आउटसोर्सिंग का, तो आपके पास सब्सटेंशियल डेटा होगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि वॉलमार्ट अकेली कंपनी है जो, वॉलमार्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल ऑर्गेनाइज कंपनी है, ये बात पता है आपको। पर
एक बात आपको नहीं पता होगी कि वॉलमार्ट के खुद के ट्रक्स की फ्लीट्स हैं. दे हैव देयर ओन ट्रक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी, स्मॉल एंड मीडियम एंड ऑल साइज. वेरएज़ अगर आप वॉलमार्ट को अपने इंडियन वॉलमार्ट से कंपेयर करें, किशोर बियानी वाले, सो दे नेवर ओन द ट्रक्स. सो मेरा प्रश्न ये है कि किशोर बियानी आउटसोर्स करते हैं ट्रैकिंग बिजनेस को किसी और को, राइट? वेरएज़ वॉलमार्ट नहीं करता है. और दोनों एक ही बिजनेस है, एक इंडियन वॉलमार्ट है, राइट? और एक वॉलमार्ट वॉलमार्ट है, अमेरिकन वॉलमार्ट. तो ऐसा क्या है कि वॉलमार्ट ने अपने ट्रक्स को ओन किया, यानी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, जो उसका लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है, यानी गो डाउन टू रिटेल आउटलेट, उसको मैनेज करने के लिए खुद के उसके ट्रक्स हैं. वेयरएज़ किसी और के केस में हमें नहीं देखने को मिला. इवन Alibaba.com दे डोंट मैनेज देयर ओन ट्रक्स, दे आउटसोर्स्ड इट. अलीबाबा चाइना का वॉलमार्ट है, ठीक है? सो ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए. अब आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, राइट? क्या इकोनॉमी ऑफ स्केल परचेजिंग में होता है? आर दिस इकोनॉमी ऑफ स्केल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ परचेजिंग? जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो क्या आप इकोनॉमी ऑफ स्केल में रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, या इकोनॉमी ऑफ स्केल जो टर्म है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? तो ये थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि इकोनॉमी ऑफ स्केल का यूज हम परचेजिंग में कर सकते हैं, राइट? एक कंपनी जिसके, मैं थोड़ा आपको हिंट भी कर देता हूँ, एक कंपनी, एक फर्म, एक बिजनेस जिसके मल्टीपल ऑपरेशन, मल्टीपल प्लांट हैं ऑपरेट करने के लिए, क्या वो सेंट्रलाइज परचेजिंग कर सकता है इकोनॉमी ऑफ स्केल को ध्यान में रखते हुए, राइट? यू कैन टेक एनी एग्जांपल वेयर ए कंपनी परचेज सेंट्रलाइज्ड, वेयर ए कंपनी परचेज सेंट्रलाइज एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल मास परचेजिंग करी. इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये होता है मास, मास परचेजिंग करी और अपनी डिफरेंट साइट्स में परचेज किए हुए मटेरियल को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. तो परचेज किए हुए रॉ मटेरियल से मटेरियल परचेज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आप अपनी समझ के लिए, अपने ज्ञान के लिए, और कल जब आप किसी से डिस्कस करेंगे बोर्ड्स में या कहीं भी, तो अपनी नॉलेज के लिए आपको उनके आंसर्स पता होने चाहिए. मतलब एकेडमिक्स मार्क्स लेना यहाँ मोटिवेशन नहीं है, यहाँ मोटिवेशन है कि कल आप स्टैंड कर पाते हो नहीं कर पाते हो. When somebody asks you any query or somebody indulge you to any form of discussion, वो ज़्यादा important